गुड इवनिंग स्टूडेंट से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज से लेके आया हूं कक्षा 11वीं के पोल साइंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस का की जो दूसरी किताब है राजनीतिक सिद्धांत, उसका पहला अध्याय राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो चूँकि लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए इसको हम पार्ट वाइज करेंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 1 भाग 1 यानी कि राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय यानी पहले अध्याय का भाग 1। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। और साथ ही यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो पसंद आती है पूरा देखने के बाद आप अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ इसे शेयर भी अवश्य कर दें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो लेक्चर। मनुष्य 2 मामलों में अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा दूसरा ना हो। 2 मामले, पहला मामला है कि उसके पास विवेक होता है। विवेक मतलब सोचने समझने की शक्ति होती है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। पहली क्वालिटी क्या है कि उसके पास विवेक होता है यानी कि सोचने समझने की शक्ति होती है और अपनी गतिविधि यानी कि एक्टिविटी को उसे व्यक्त करने की उसमें योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद यानी कि बातचीत करने की क्षमता भी होती है। तो ये दूसरा मामला है कि उसे भाषा का प्रयोग कर सकता है और एक दूसरे से बातचीत कर सकता है। ये अन्य प्राणियों से इतर यानी कि अलग मनुष्य अपने अंतरतम यानी कि अंदर की भावनाओं और आकांक्षा यानी कि उम्मीदों को व्यक्त कर सकता है, वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय बनाता है। अपने उन विचारों को साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता मतलब मानव का वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब होता है कि मानव की जो है ना मानव किस तरीके से अपने आप को एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट कहने का मतलब है कि कैसे वो अपने आप को ढालता है, कैसे वो एक समाज का अंग है, एक राज्य का अंग है, उसके बारे में इन जुड़वा पहलुओं में होती है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती है। कौन सी जुड़वा पहलू? जिसकी हमने चर्चा की है। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है। खास बुनियादी मतलब बेसिक प्रश्नों का एनालिसिस करता है। एनालिसिस का मतलब उसके पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ को देख के उसके बारे में बताता है। अब देखिए कुछ खास प्रश्न क्या है कि समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है। अब सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है तो इसके लिए हमें यह भी जानना पड़ेगा कि सरकार आखिर कितने प्रकार की होती है और सरकार का उसमें से सबसे अच्छा रूप कौन सा होता है। क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राज सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी है यानी कि उसे क्या देना है, राज्य की सत्ता को नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी यानी कि नागरिक के रूप में हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं। ये इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें इस पुस्तक के माध्यम से मिलता है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है। पड़ताल मतलब जांच पड़ताल करता है। राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित मतलब उसको जड़ से प्राणित मतलब प्राण देने वाले। अणु मतलब उसके अणु और परमाणु आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 9वीं कक्षा में विज्ञान में। परमाणु मतलब सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है और अणु जो परमाणुओं के मेल से बनता है उसे अणु कहते हैं। तो अनुप्राणित मतलब उसके सूक्ष्म स्तर से जो प्राण देने वाले स्वतंत्रता, समानता,
न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यह इनके और अन्य संबद्ध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। अन्य संबद्ध मतलब उससे जुड़े हुए अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। या अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर, सेंटर में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूद परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता का या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है। और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाओं यानी कि सरकार नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। परिमार्जन मतलब उसका सही उपयोग किया जाए, उसका कैसे उसको हम समझते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, अभी इसको जानते हैं कि नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से यानी कि जिसमें तर्क हो, जिसमें लॉजिक हो, लॉजिकली जाने सोचने और सामयिक यानी करंट राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। इस अध्याय में हम परखेंगे यानी कि जांच करेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे कि राजनीति क्या है और फिर उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक है, पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है कि राजनीति क्या है। आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग या अथवा राजनीतिक पदाधिकारी जैसे कि IAS IPS इत्यादि का नाम आपने सुना होगा कि कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। यानी कि राजनीति से जुड़े हुए जो अधिकारी गण हैं वो कहते हैं कि यह जनता की सेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग यानी दूसरे लोग इसे क्या कहते हैं, दाव पेच से जोड़ते हैं। यानी कि कहते हैं कि ये उसने जो बोला उसके मतलब अगेंस्ट कुछ ना कुछ जोड़ करना होता है, तो उसी को राजनीति कहा जाता है। तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र यानी कि गलत चक्र में लगे रहते हैं। यानी कि अपनी आवश्यकताओं और अपनी महत्वाकांक्षा मतलब ऐसी इच्छा यानी कि बढ़ती हुई इच्छा, एक तरीके से कह सकते हो लालच को बढ़ाने के पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। यानी कि लोग कहते हैं राजनेता जो करता है, नेता लोग जो करते हैं वही है राजनीति। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते हुए, झूठे वादे करते हुए, बढ़े चढ़े दावे करते विभिन्न तबके यानी कि जो अमीर से लेकर गरीब के विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता यानी कि कठोरता से लगे हुए, रत मतलब लगे हुए और घृणित यानी घृणा के रूप में हिंसा पर उतारू होते देखते हैं, तो वो राजनीति का संबंध किससे जोड़ देते हैं, घोटालों से जोड़ देते हैं। कहते हैं कि राजनीति का मतलब है घोटाला करना। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अब राजनीति इस तरीके से राजनेताओं द्वारा दूषित हो चुकी है, ऐसा माना जाता है कि हर संभव तरीके से जब कोई भी अपना मतलब साधने में लगे होते हैं, देखते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते और किसी सहपाठी यानी कि साथ साथ रहने वाले क्लासमेट को अपने पिता की हैसियत के उपयोग करते हुए देखते हैं और दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है, यानी कि चापलूसी कर रहा है, गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थपरकता, सेल्फिशनेस
कि ऐसे धंधों से मुंह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है और मैं राजनीति से दूर रहता हूं। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि इससे लाभान्वित होने वाले, यानी कि ऐसे लोग जिनको इससे लाभ होता है और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं वैसे ही वे अपने को इस खेल की ज़रूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। यानी कि सिनेमा, यानी कि जो आर्टिस्ट है, एक्टर है या एक्ट्रेस है, वो कहते हैं राजनीति वही बहुत गंदी चीज़ है, इसमें कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, इससे दूर रहो। लेकिन जैसे ही उन्हें किसी भी पार्टी की टिकट मिल जाती है और किसी भी पार्टी का समर्थन मिल जाता है तो वो फिर इस तरह के इसमें इसकी जो है ना इसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे आसपास देखने को मिलता है। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर, यानी कि आपसी विरोधी छवियों, यानी कि जो रूपरेखा है उसकी विरोधी, एक दूसरे के विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है? अवांछनीय मतलब ऐसी एक्टिविटी है जिसको नहीं करना चाहिए, जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए। या अब इन प्रश्नों का भी उत्तर हमें इसी में आगे मिलेगा। या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण यानी कि कह सकते हो जैसे खराब किस्मत है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। यानी कि किसी भी समाज का एक इम्पोर्टेंट और अनडिवाइडेड, यानी कि जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम बांट नहीं सकते, ऐसा अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, जिससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। यानी कि ये महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति हमें जाना सांप के तरह जकड़ रखा है और इससे जूझना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों, यानी कि अलग अलग जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। यानी कि समाज को अगर अपने अस्तित्व, यानी कि अपनी मर्यादा को अपने आप को ख़त्म होने से बचा के रखना है तो उसके लिए अपने सदस्यों की अलग अलग ज़रूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसे अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी है, यानी कि इनका जन्म हुआ है, ये शुरू की गई है। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती है। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखो, अब अखबार, ये एक्टिविटी आप लोग खुद कीजिए, नेट पे भी आपको अखबार की पीडीएफ मिल जाएगी और उसमें से देखे हुए कौन से मुद्दे हैं जो सरकार के प्रमुख शीर्षकों के रूप में छाए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आपके लिए उनकी कोई प्रासंगिकता है? अभी जैसे कि कृषि कानून से जुड़ी हुई किसान हड़ताल इत्यादि की और कोवैक्सीन वगैरह से जुड़ी हुई बातें अखबारों में पूरी तरीके से छाई हुई रहती है। तो ये जो है ना हमारे लिए सिर्फ जानने के लिए है कि उससे हमें पता चलता है कि आखिर जो है ना लोग अपने मतलब के लिए किस तरीके से इसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन
देखिए, राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बात है, क्या महत्वपूर्ण बात है? तो सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, या राजनीति में दिखाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों यानी कि एक्टिविटीज तक ही सीमित नहीं रहती, कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं रहती। दरअसल सरकार जो भी करती है वह प्रासंगिक होता है। प्रासंगिक यानी कि उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है। अब देखिए, सरकार कुछ भी करती है, चाहे वो कानून बनाती है या कानून को लागू करती है, कुछ भी करती है, तो वो क्या होता है कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, प्रासंगिक होता है। उसका प्रसंग यानी कि वो कहने का मतलब उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। क्यों होता है? क्योंकि उससे लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके से इफेक्ट पड़ता है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति, आर्थिक नीति यानी कि धन से संबंधित नीतियाँ, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती हैं। ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती हैं, लेकिन एक अकुशल यानी कि अनस्किल्ड और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार यानी कि जो सत्ता में है सरकार, वो जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष मतलब विभिन्न धर्म के नाम पर जो संघर्ष को हवा देती है, तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। यानी कि जो सत्ता में सरकार है वो अगर जाति और संप्रदाय जैसे कि हिंदू, मुस्लिम या सिख, इस आधार पे अगर ऐसे संघर्ष को, ऐसे हड़ताल आंदोलन को, हिंसा को अगर बढ़ावा देती है, तो उससे बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत जरूरी चीज़ें भी नहीं खरीद सकते, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते, स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित हो जाती है। जैसा कि फरवरी के समय में दिल्ली के खजूरी वाले इलाके में यानी कि यमुना पार वाले इलाके में देखा गया था। सांप्रदायिक संघर्ष के कारण क्या हुआ, वहाँ की बाजारें, स्कूलें और यहाँ तक कि परीक्षाएं भी प्रभावित हुई। पाठ्यक्रम उन लोगों का तो जैसे तैसे करके हो चुका था, लेकिन परीक्षा नहीं दिया। परीक्षा के लिए फिर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है, तो हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और इसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है, एक्स्ट्रा ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी तरफ सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियाँ बनाती है, तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। यानी कि अब इसको यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ से अगर यदि सरकार सांप्रदायिक संघर्ष को बढ़ावा देती है, तो उससे क्या होता है, जीवन अस्त व्यस्त होता है, बाजार और प्रभावित होता है, स्कूल भी प्रभावित होते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि स्कूल बंद होने के कारण पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। इसके लिए एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी पड़ती है, एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस हमें देनी पड़ती है। इसके उल्टा यदि सरकार शिक्षा नीति बनाए और उसको कड़ाई से लागू करे, तो उससे साक्षरता और रोजगार बढ़ जाएंगी, और उससे क्या होगा कि लोगों का भला होगा, कल्याण होगा। चूँकि सरकार की कार्रवाइयाँ हम पर गहरा असर डालती है, मतलब सरकार की कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है। हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं। हम संस्थाएं बनाते हैं, अलग अलग तरह की संस्थाएं होती हैं, अपनी मांगें जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। हम दूसरों से बातचीत करते हैं, सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं यानी कि सहमत नहीं होते हैं, तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राजी करने के लिए प्रदर्शन का आयोजन करते हैं, जैसा कि अभी किसानों ने कर रखा है। यहाँ पे क्या है कि कृषि कानून यानी कि कृषि से संबंधित 3 कानून जो सरकार के द्वारा बनाई गई है, उसको सरकार को वापस लेने के लिए अभी आंदोलन
किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद यानी कि डिबेट और विचार विमर्श करते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा? हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है? ऐसा हो भी सकता है यदि सरकार चाहे, क्योंकि शिक्षा की जब नीति अच्छी होगी और लोगों को रोजगार होगा, लोगों के का रुझान जन ईमानदारी के तरफ होगा, तो उस समय में क्या होगा कि भ्रष्टाचार धीरे धीरे करके समाप्त भी हो सकता है। क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं? देखिए, किसी खास समूह के लिए आरक्षण बिल्कुल न्याय संगत है। यदि संविधान के मौलिक अधिकार वाले खंड को हम देखें तो मौलिक अधिकार वाले खंड से हमें पता चलता है कि ये जो दलित लोग हैं, दलित मतलब जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें आरक्षण देना न्याय संगत है। हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से अब देखिए, क्यों कोई पार्टी जीतते हैं? क्योंकि सरकार बनाने के लिए एक बहुमत की आवश्यकता होती है। बहुमत की आवश्यकता होती है तो जिसके लिए जो है ना, सरकार बनाने के लिए वो जो है चुनाव जीतता है। और किस तरीके से चुनाव जीतता है? तो लोगों के सामने वादे करते हैं और वादे के विश्वास करके जनता उन्हें मतदान करती है। इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था यानी कि गलत व्यवस्था पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं, यानी कि उम्मीद करते हैं। निष्कर्ष क्या है इसका? कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है, इस फैक्ट से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है और क्या वांछनीय है, यानी कि क्या जाना धारण करने योग्य है, क्या नहीं है। हम इस बारे में हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारी नज़र अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं यानी कि बातचीत में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ना होना शामिल होता है। तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और इसके निर्णय लेने का संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है तो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है। तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है, यानी कि लगी हुई है। अब प्रश्न आता है, अब यहाँ पे देखिए, इस बात पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। तो विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, लेकिन राजनीति जिस अर्थ में आजकल हमारे समाज में कहा जाता है, राजनीति उस अर्थ में नहीं, लेकिन सरकार के कामकाज में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमें भाग अवश्य लेनी चाहिए। अब इस पे जो है ना, हमें क्या करना चाहिए, एक डिबेट करना चाहिए, एक पक्ष में और एक विपक्ष में, कि आखिर अगर हम भाग लेते हैं तो उससे हमारा क्या लाभ है, और दूसरा पक्ष यह होना चाहिए कि आखिर यदि भाग नहीं लेते हैं तो इसमें हमारा क्या नुकसान है। तो ये तो था पहला पॉइंट। और अगले पॉइंट में हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।